नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 20 दिसंबर 2021 के सीडीपी के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दोस्तों जरूर से देख ले। आइए बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। दूसरा है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। तीसरा है निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ग में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। चौथा है समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। सतत का अर्थ ही होता है दोस्तों लगातार, यानी कि अध्यापक जिस समय पढ़ा रहा हो उसी समय साथ साथ में ही बच्चों का क्या करे, मूल्यांकन करते हुए चले, तो वही आपका क्या होता है, सतत मूल्यांकन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप अध्यापक हैं तो अपने स्टूडेंट को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने में उनकी सहायता करेंगे या फिर उन्हें इनकरेज करेंगे। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, या असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, या फिर आत्म पराजित लक्ष्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। इसी को इंग्लिश में मास्टरी ओरिएंटेड गोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टरी ओरिएंटेड गोल। यानी कि आप स्टूडेंट को ऐसा गोल निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि जिससे क्या करे, बच्चा हासिल करने के लिए उसे न सफलता और न ही असफलता, इन दोनों का भय उसके मस्तिष्क से खत्म हो जाए, बल्कि वह प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीखे उसमें क्या होगा, वह मास्टर हो जाए, प्रवीण हो जाए। ठीक है, उसके अंदर उस चीज का क्या हो, टैलेंट विकसित हो जाए, वह प्रवीण हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। तो निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है, विभेदन, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, या पृथक्करण और नामांकित करना। तो याद रखिए दोस्तों, जब आपके समावेशी नियम का बात हो तो समावेश का मतलब ही होता है कि सबको समाहित कर लेना। ठीक है, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वह गोरा हो, काला हो, या फिर आपका मंद बुद्धि का हो, या फिर प्रतिभाशाली हो, सबको साथ लेकर चलना। ठीक है, तो समावेश का नियम क्या कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। यानी कि वह किसी भी व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो या फिर अक्षम हो, आप सबको साथ साथ लेकर चलेंगे, प्रत्येक व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करते हुए चलेंगे। यही आपका समावेश का नियम होता है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, आंशिक रूप से मतलब है कि वह बच्चा सामान्य बच्चों की तरह स्पष्ट नहीं देख सकता, बल्कि उसे कम दिखाई देता है। ठीक है, तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि उसे कहेंगे कि तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करो। तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। उसे आप सामान्य बच्चों से अलग थलग कर देंगे, उसे कह देंगे कि नहीं, तुम अलग संस्थान में जाओ जहाँ पर कम दिखने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता हो। तो यह भी आपका गलत है। तीसरा है कि समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, या फिर आप उसे सामान्य बच्चों के साथ ही, यानी कि नियमित स्कूल जहां पर सभी प्रकार के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से विकलांग हो या फिर सामान्य बच्चा हो, उन्हीं बच्चों के साथ उसे भी आप सम्मिलित करेंगे। तो यही इसका सही जवाब है। और समावेशी प्रावधानों का बात करें तो यानी कि एक अध्यापक को समावेश का नियम का ज्ञान होना चाहिए कि अगर उस बच्चे को कम दिखाई देता हो तो उसे क्या करेंगे, पहले डेस्क पर बैठाएंगे, यानी कि ब्लैक बोर्ड के पास जो सबसे नज़दीक डेस्क हो उस पर बैठाए, ताकि उसे देखने में क्या हो, आसानी हो, सुविधा हो। न कि उसे सबसे पिछले वाले डेस्क पर बैठा दे कि एक बच्चा पहले से ही कम देख पा रहा है और उसे क्या हो, और भी ज़्यादा पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। चौथा है कि बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो यह भी आपका गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो बच्चे को क्रिएटिव बनाएगा, सृजनात्मक बनाएगा। पहला है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। तो यह सही बात है। एक बच्चा अगर सृजनशील है तो उसकी जो कल्पनाशील यानी कि कल्पना करने की जो क्षमता है वह बहुत ही अच्छी होगी, तभी वह क्रिएटिविटी कर पाएगा जब वह कल्पना कर पाएगा, इमेजिनेशन कर पाएगा। दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, यानी कि बच्चा क्या करे, विचार मंथन कर सके, डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो यह भी सही है। तीसरा है अवधारित चिंतन पर बल देना, यानी कि आप बच्चे को क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को पूछेंगे कि वह हाँ या ना में जवाब दे या फिर जिसका पर्टिकुलर एक ही आंसर हो। तो यह अवधारित चिंतन यानी कि उसके सोच को क्या कर देगा, संकुचित कर देगा। ऐसे में बच्चा क्या होगा, सृजनशील नहीं हो पाएगा, उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण विकसित नहीं होगा। अब ही सारी चिंतन की जगह बच्चे का सोच कैसा करेंगे आप, अपसारी करेंगे। ठीक है, जब बच्चा अपसारी चिंतन करेगा, स्वतंत्र रूप से सोचेगा, तो क्या करेगा, वह सृजनशील बालक बनेगा। ठीक है। चौथा है असहमति के प्रति सहनशीलता। तो यह सही बात है, बच्चा असहमति के प्रति क्या हो, सहनशील हो। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक स्वैर चिंतन यानी कि आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? पहला है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। दूसरा है बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। तीसरा है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। चौथा है सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो पहला आपका सही है कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। दूसरा भी आपका सही है कि बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, यानी कि बच्चे को आप एक अच्छा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। तीसरा है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यही आपका गलत है। आप बच्चे को किसी विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजेंगे बल्कि उसी सामान्य स्कूल में रखकर क्या करेंगे, आप उसे शिक्षित करेंगे। ठीक है, अगर आप उसे किसी विशिष्ट स्कूल में भेज देंगे तो यह समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं होगा और हमें गलत जवाब ही ढूंढना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या कि कभी अनुमति नहीं देना चाहिए, या पर सजा देनी चाहिए। तो अगर आप एक टीचर होते तो क्या करते, आप बच्चे को प्रोत्साहित करते या हतोत्साहित करते, या फिर उसे अनुमति ही नहीं देते, या फिर उसे सजा देते प्रश्न पूछने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा कि आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। बच्चा जब पूछेगा, उसकी जिज्ञासा शांत होगा तो उसका क्या करेगा, पढ़ाई में उसका मन लगा रहेगा, वह रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाई करेगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। कथन है कि विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर, यानी कि बच्चों को रट्टा मरवाने के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, यानी कि बच्चों को प्रश्न पूछने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने और समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। यह आपका एकदम सही जवाब है। एनसीईआरटी 2005 भी इसी पर बल देता है कि बच्चे को रटंत विद्या नहीं देनी है, बल्कि बच्चे को क्या करना है, क्रियाशील रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चों को क्या करना है, वाद विवाद करवाना है और समूह में कार्य करने की योग्यता उनमें विकसित करनी है। कारण दिया है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। तो यह भी आपका सही है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, जब बच्चे क्रियाशील रहेंगे, बच्चे सामाजिक रूप से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो वह ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। यानी कि ए और आर दोनों ही सही है आपका, और आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है ए की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विशेष
विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या फिर संकल्पना मानचित्र। इसका आपका जो सही जवाब है वह है संकल्पना मानचित्र। इसी को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग संकल्पना मानचित्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संकल्पना मानचित्र के विषय में संबंधी समझ को इसी तरह से चित्रित करते हैं कि जो समझ को समेकित करने में मदद करे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आपको उस एग्जाम्पल को चुनना है जो इंटरनल मोटिवेशन को दर्शाता है। पहला है कि रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, यानी कि रोशनी इसलिए मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर रही है ताकि उसके परीक्षा में अच्छे अंक आए, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। यानी कि रोशनी इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि अगर उसके 90% से ऊपर अंक आएंगे तो उसके माता पिता उसे क्या दिलाएंगे? आपके घड़ी दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका क्या है? बाह्य मोटिवेशन का कार्य कर रहा है घड़ी। ठीक है, यह आंतरिक प्रेरणा नहीं बल्कि बाह्य अभिप्रेरणा है, तो यह आपका गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा है कि रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। यानी कि रूमी इसलिए अपने गृह कार्य को नहीं पूरा कर रहा है क्योंकि उसे करना अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अगर गृह कार्य को पूरा कर लेगा तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। तो यह भी क्या होगा? टीवी यहाँ पर बाह्य मोटिवेशन का कार्य कर रहा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का कार्य कर रहा है। ठीक है, तीसरा है कि रोमा बहुत से पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। यहाँ पर रोमा पुस्तकें इसलिए नहीं पढ़ रही है क्योंकि उसे पुस्तकें पढ़ने में इंटरेस्ट है, बल्कि वह इसलिए पढ़ रही है ताकि अध्यापिका उसकी क्या करे? प्रशंसा करे। तो यह भी क्या है? बाह्य मोटिवेशन है। चौथा है कि अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। यहाँ पर रवि क्या कर रहा है? अपनी परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए इसके जो भी विभिन्न स्रोत हैं उसका क्या कर रहा है? तलाश कर रहा है। ऐसा वह क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा करने में उसे मजा आता है, वह रुचि रखता है, वह इंटरेस्ट रखता है। तो जहाँ पर बच्चा अपने इंटरेस्ट को के लिए कुछ करे, अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ करे, तो वहाँ पर वह क्या होता है? उसका इंटरनल मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा होता है। यही इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? पहला है छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। दूसरा है छात्रों को लघु अवधि की यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। तीसरा है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति कर स्रोत पहचानने में मदद करना। चौथा है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे तुलना करना। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर भी तुलना की बात आए वहाँ पर वह आपका नेगेटिव आंसर होता है और हमको यहाँ पर क्या करना है? नेगेटिव आंसर ही खोजना था। तो यही हमारा सही जवाब होगा, जबकि यह तीनों ही आपके सहायता करते हैं छात्रों को चिंता का सामना करने में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। दूसरा है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। या तीसरा है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। या चौथा है त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों को खोज और चर्चा करना सार्थक होता है क्योंकि वह छात्रों को इन त्रुटियों के बारे में सोचने का अवसर देती हैं और गहन जांच का नेतृत्व करने में भी सहायता करती हैं। अतः अध्यापक को त्रुटियों के सुधार पर बल
देना चाहिए क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास या संप्रति समझ। तो जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह संप्रति समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है और इस नीति में संप्रति समझ पर जोर दिया गया है, न कि रटंत पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, संप्रति समझ से तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रति समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा यानी कि बार बार रट के, तीसरा है जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, चौथा है कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। जहां पर भी बच्चा क्रियाशील दिखे, बच्चा एक्टिव दिखे, वह अर्थपूर्ण अधिगम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब बच्चा क्या करे, कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग ले, तो बच्चा क्या करेगा, अर्थपूर्ण अधिगम करेगा। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस चैनल पर आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है और आपके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जल्द ही उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आइए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम या फिर निर्देशात्मक अधिगम। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, अन्वेषित अधिगम। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की एक विधि है। इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करता है, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने के लिए बाध्य करता है। इस विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और वह स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। यह स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है, इसलिए इसमें छात्र स्वयं करके तथा नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं तथा छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।